Hello everyone. Today we will discuss one of the national health program, that is Guinea worm eradication program. Before proceeding to topic, we need to consider certain definition. Example: what is control? What is elimination of disease? What is elimination of infection? What is eradication? What is extinction of disease? So first we will start with the definition of control. Control is the reduction of disease incidence, prevalence, morbidity, or mortality to a locally acceptable level. So that means we bring down incidence rate, prevalence rate, mortality rate, morbidity rate at acceptable level. Here the meaning of incidence is appearance of new cases in a defined period of time in a defined geographical area. It means जो किसी पर्टिकुलर टाइम में और किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो नए केसेस अपीयर होते हैं तो उससे इंसिडेंस कहा जाता है. okay, सीधे शब्दों में बोले तो जो नए केसेस अपीयर होते हैं उन नए केसेस को इंसिडेंस बोला जाता है. द नेक्स्ट इज प्रेवलेंस. द मीनिंग ऑफ प्रेवलेंस इज total number of cases at one point of time in a particular geographical area. तो प्रेवलेंस का जो मतलब होता है, प्रेवलेंस मीन्स टोटल नंबर ऑफ केसेस जो एग्जिस्टिंग है फिलहाल में, टोटल नंबर ऑफ केसेस जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है प्लस जो नए केसेस जो इंसिडेंस है, जो नए केसेस अपीयर हुए हैं उनका जो टोटल होता है उस टोटल को प्रेवलेंस कहा जाता है. ओके, सो कंट्रोल का मतलब क्या है? कंट्रोल का मतलब जो इंसिडेंस, जो नए केसेस हैं किसी पर्टिकुलर डिजीज के, उसका जो प्रेवलेंस टोटल जो केसेस हैं उसकी जो उससे रिलेटेड या उससे एसोसिएटेड जो मोर्टालिटी रेट है, मोर्टालिटी इज हियर रिलेटेड टू द डेथ. जो डेथ रेट है उस डेथ रेट को, जो उसके नंबर्स हैं उस नंबर को एक एक्सेप्टेबल अमाउंट तक डिक्रीज करना कंट्रोल कहलाता है. और उस नंबर को डिक्रीज करने के लिए जो हम प्रिवेंटिव मेजर यूज करते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स हम किस लिए यूज करते हैं? फॉर एग्जांपल किसी कम्युनिटी के अंदर किसी पर्टिकुलर डिजीज की इंसिडेंस, प्रेवलेंस और उसकी जो मोर्टालिटी रेट है वो बहुत ज्यादा है, और उस मोर्टालिटी रेट को डिक्रीज करने के लिए वी यूज सम प्रिवेंटिव मेजर्स. और उस प्रिवेंटिव मेजर्स को यूज करने के बाद में जो नंबर ऑफ केसेस है वो डिक्रीज होते हैं. तो जो हमने प्रिवेंटिव मेजर्स यूज किए हैं उन नंबर ऑफ केसेस को डिक्रीज करने के लिए जो कि उस कम्युनिटी के लोगों के लिए एक्सेप्टेबल अमाउंट में. ठीक है, सपोज जैसे कि मलेरिया के केसेस, अगर किसी कम्युनिटी के अंदर जितनी भी फैमिली है उन सभी फैमिलीज के अंदर हर फैमिली में 2 या 3 मलेरिया के केसेस मिलते हैं. ओके, और अगर वो हर फैमिली में 2 या 3 मलेरिया के केसेस हैं, अगर उससे हम डिक्रीज करके उस पूरी कम्युनिटी में सिर्फ 1 या 2 मलेरिया के केसेस तक उस नंबर को ले आए. पहले क्या कंडीशन थी? उस कम्युनिटी के सभी फैमिली में 1 या 2 केसेस थे, लेकिन हमने कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स यूज किए जिसके बाद में पूरी कम्युनिटी के अंदर सभी फैमिली को जब इंक्लूड कर लें तो पूरी फैमिली में सिर्फ 2 केसेस हैं. तो जो नंबर ऑफ केसेस का जो हमने रिडक्शन किया है उस रिडक्शन को क्या बोला जाता है? उस रिडक्शन को कंट्रोल कहा जाता है. ओके, नेक्स्ट इज एलिमिनेशन ऑफ डिजीज एंड एलिमिनेशन ऑफ इन्फेक्शन. इट मीन्स elimination of disease means reduction to zero of the incidence of specified disease in a defined geographical area, and elimination of infection is reduction to zero of the incidence of infection caused by specific agent in a defined geographical area. Whether it is disease and agent, we should bring it to zero so that we can say elimination of disease or infection in a particular area has been done. So next is eradication. Eradication means permanent reduction to zero of the worldwide incidence of infection caused by specific agent. And then meaning of extinction is the specific infectious agent no longer exists in nature or in the laboratory. It means the पूरी तरीके से किसी भी infectious agent या pathogens का
इस दुनिया से, चाहे वो आउटसाइड द लेबोरेटरी नेचुरल एनवायरनमेंट में हो, चाहे इनसाइड द लेबोरेटरी, दोनों जगह से किसी पर्टिकुलर पैथोजेंस का और किसी पर्टिकुलर एजेंट का पूरी तरीके से इस दुनिया से चला जाना एक्सटिंक्शन कहा जाता है। ओके, सो एक्सटिंक्शन मींस a specific infection agent no longer exists in nature or in the laboratory. So it was all about the some definition that was necessary to understand whenever we discuss about national health programs. Next, we will see the definition of guinea worm disease. Guinea worm disease, which is also known as dracunculosis, and it is a communicable disease caused by parasite known as Dracunculus medinensis, and it is clinically characterized by blister ulcer and burning pain. This disease is transferred between man and cyclops and the larvae inside the cyclops. Man harbors the adult parasite in the subcutaneous tissue where blisters appear from which the adult form discharge its larvae. जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो एडल्ट जो मेन होता है वो एडल्ट पैरासाइट को कैरी करता है और उसकी जो स्किन में जो लीजन्स ब्लिस्टर बने होते हैं, अल्सर होते हैं, उन अल्सर से जो पैरासाइट एडल्ट पैरासाइट फीमेल एडल्ट पैरासाइट होता है, वो फीमेल एडल्ट पैरासाइट जो लार्वी होता है उस लार्वी को रिलीज करता है। जब इस इन्फेक्टेड मेन का कांटेक्ट वाटर बॉडी से या वाटर सोर्स से होता है, तब जो ब्लिस्टर और सबक्यूटेनियस जो टिश्यू है, उन टिश्यू से जो फीमेल एडल्ट जो पैरासाइट होता है, वो पैरासाइट अपने जो लार्वी होते हैं उन लार्वी को इस वाटर बॉडी के अंदर डिस्चार्ज करता है। And in water larvae ingested by cyclops, and here it develop into infective stage. Okay, after that, और जब मैन इस इन्फेक्टेड और कंटामिनेटेड वाटर के अंदर जब इस वाटर को वो कैरी करता है, और कैरी करने के बाद इस कंटामिनेटेड वाटर का मैन जब यूज करता है, when people swallow infected cyclops by drinking of water, that time larvae liberated into stomach, then cross duodenal wall and enter the retroperitoneal connective tissue where the grow and matures. और उसके बाद में जो मेल जो एडल्ट लार्वी होता है, एडल्ट जो पैरासाइट होता है, उसकी डेथ हो जाती है, और जो फीमेल पैरासाइट होता है इट माइग्रेट। ओके, वो जो रेट्रोपेरिटोनियल जो कनेक्टिव टिश्यू वहां से वो माइग्रेट होके ऐसे एरिया तक जाता है जिन एरियाज का कॉन्टेक्ट वाटर से होता है, जो खासकर फूड, आर्म और जो बेक होती है। ओके, वहां तक वो जो फीमेल एडल्ट पैरासाइट होता है वो माइग्रेट होता है। माइग्रेट होने के बाद में जब इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग इस वाटर बॉडी के अंदर जब जाता है, तो उसके जो क्यूटेनियस सबक्यूटेनियस स्किन पे जो लीजन्स हैं, ब्लिस्टर और ब्लिस्टर से एडल्ट पैरासाइट जो अपने लार्वी होते हैं उनको उस वाटर बॉडी के अंदर रिलीज करता है। इस तरीके से जो डिजीज है, उस डिजीज का साइकिल चलता है। So it was all about the definition of guinea worm disease and its disease cycle. Next, we will see a global scenario. I would like to discuss what was happening before and after we enter to guinea worm eradication program. During the mid 1980, there were an estimated 3.5 million cases in 20 countries worldwide. 16 of these were in Africa. The number of reported cases declined throughout the 1990 to reach 126 in 2014. By the end 2014, the annual incidence of disease had decreased by more than 99% compared to mid 1980. During the 1980, the total number of cases were 3.5 million. तो आप समझ सकते हैं कि 84 से लेकर 2014 तक जो टोटल केसेस
जो 35 लाख केसेस थे, उस 35 लाख केसेस से जो 2014 के अंदर जो टोटल केसेस आए, उनका रिडक्शन 99% तक हुआ. So currently, cases due to transmission have been reported only 4 endemic countries, mainly in Chad, Ethiopia, Mali, or South Sudan. Till date, WHO has certified 198 countries as a free of guinea worm disease. So it was all about the some fact regarding guinea worm disease. And before the onset of guinea worm eradication program in India, और जो हमारी इंडिया के अंदर जो टोटल केसेस 1984 तक जो रिपोर्ट हुए थे, वो 39,792 केसेस थे. इट वाज मेनली इन 8 एंडेमिक स्टेट, जो कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात थे. और उन 7 स्टेट में भी जो राजस्थान था, इट वाज कंट्रीब्यूटेड 38% ऑफ टोटल केसेस. और आफ्टर द राजस्थान, मध्य प्रदेश contributed 29% of cases. Gujarat reported only 1% of total cases before the 1984. और जब इतने सारे केसेस जब इंडिया में रिपोर्ट हुए, तो उसके बाद में इन 1983-84 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर launched a national guinea worm eradication program. And this program was centrally sponsored scheme on the basis of 50-50 sharing. The National Institute of Communicable Disease, Delhi, designated as the nodal agency, and this agency was responsible for the planning, guiding, coordinating, evaluating of this program in coordination with the endemic state. The program was implemented by the endemic state health Directorate, Ministry of Health and Family Welfare, state government through the primary healthcare system. It was implemented through a primary healthcare system because the problem was mainly seen at the grassroots or rural area, distance area, or mainly in desert area. That's why this program was implemented through primary healthcare system. The Ministry of Rural Development, Government of India, State Public Health Engineering Department, and the Rajiv Gandhi National Drinking Water Mission assisted the program in provision and maintenance of safe drinking waters and conservation of unsafe drinking water sources on priority in the guinea worm affected area. The objectives of guinea worm eradication program was eradication of guinea worm disease from the India. Mainly इस single objectives को achieve करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया. The strategy for the implementation of guinea worm eradication program were guinea worm case detection and continuous surveillance through 3 active case search operation and regular monthly reporting, guinea worm case management, vector control, provision and maintenance of safe drinking water supply, mainly in guinea worm endemic villages, then train manpower development and intensive health education. The first strategy, guinea worm case detection and continuous surveillance through 3 active case search operation and regular monthly reporting. The case search operation done per year 3 times during April, June and December month. It was considered by showing case recognition card by paramedical staff on concerned PSC of concerned PSC. The quality search operation is monitored by a concurrent sample check at the different level. और यहाँ पे by the concerned PSC. और ये quality search operation इसलिए important है because this program was implemented only to achieve a single objective, that was eradication of guinea worm disease. अगर यहाँ पे बिल्कुल भी थोड़ा सा भी negligence हुआ या फिर quality अच्छे से maintain नहीं की गई, तो जो केस डिटेक्शन है वो प्रॉपर नहीं होगा. और जब केस डिटेक्शन प्रॉपर नहीं होगा, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव्स है guinea worm eradication, वो अचीव करना पॉसिबल नहीं होगा. So the quality of search operation is very important strategy for
this program. Once the cases were detected, and after the case detection, continuous surveillance was done mainly in the case reporting area. So this was all about the guinea worm case detection and continuous surveillance. The next important strategy was a guinea worm case management. In this strategy, if the case was found with reporting exit of guinea worm, ठीक है, अगर ऐसे केस मिलते हैं जहाँ पे जब वो केस के अंदर ये रिपोर्ट होता है कि उसके जो ब्लिस्टर और ब्लिस्टर से गिनी वर्म रिलीज हो रहे हैं, तो ऐसे केस डिटेक्ट होने के बाद में जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स यहाँ पे वो ये है कि ऐसे केसेस को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना है, और वो हेल्थ एजुकेशन रिगार्डिंग रिपोर्टिंग एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट उनको जो गिनी वर्म है उसको उसकी जो एग्जिट है उसको मैनेज कैसे करना है, how to manage guinea worm exiting. And the second important point is for the prevention of contamination of water sources. ये दो important advice है that we have to give infected case, because अगर उसको जब तक ये चीज नहीं पता है कि जो guinea worm से जो लार्वी जो रिलीज होते हैं वो मेनली वाटर बॉडीज के अंदर रिलीज होते हैं, और उसी की वजह से जब पीपल उस कंटामिनेटेड वाटर को यूज करते हैं तो गिनी वर्म डिजीज का ट्रांसमिशन होता है। तब तक वो इंडिविजुअल में भी हो सकता है वो कंटामिनेटेड वाटर सोर्सेस में जाए, उस वाटर को कंटामिनेट करे। तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है कि उस पेशेंट को हमें ये एडवाइस करना है कि उसे वाटर को कंटामिनेट करने से बचाना है। ओके, द नेक्स्ट, इन केस मैनेजमेंट वी हैव टू प्रोवाइड मेडिकेशन टू द पेशेंट्स, खासकर जो एल्बेंडाजोल जो इसके अंदर रिकमेंडेड ड्रग थी, और जो मेडिकेशन है मेनली इट वाज गिवन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, देन ड्रेसिंग ऑफ ब्लिस्टर। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है कि जो गिनी वर्म के जो केसेस होते हैं, उन गिनी वर्म केसेस जो ब्लिस्टर होते हैं, उन ब्लिस्टर से जो एडल्ट लार्वा होता है वो एग्जिट होने के लिए ट्राई करता है। अगर पेशेंट उस लार्वा को अपने आप से अगर उसको एग्जिट करने का ट्राई करेगा, तो सपोज वो उसका कुछ पोर्शन, वो एडल्ट जो पैरासाइट है उसका कुछ पोर्शन अगर टिश्यू के अंदर रह जाता है, तो दे विल बी अ चांसेस ऑफ टॉक्सिसिटी, मे बी इट कैन बी अ लोकल और थ्रू आउट द बॉडी उसको वो टॉक्सिसिटी होने के चांसेस होते हैं। सो वी हैव टू गिव एडवाइस टू द पेशेंट कि उसको जो लार्वा है उसको अपने आप से उसको रिलीज नहीं करना है, जो लार्वा है उसको एग्जिट, वो लार्वा सॉरी जो पैरासाइट है वो अपने आप से अगर रिलीज होता है तो ठीक है, उसे ट्राई नहीं करना है उससे बाहर एग्जिट करने के लिए, क्योंकि उससे टॉक्सिसिटी होने के चांसेस होते हैं। So it was all about the guinea worm case management. The next important strategy was vector control by application of Tamifos 50%, mainly in unsafe water sources, and it was done 8 times in a year. Then use of fine nylon mesh, double laid cloth strainers by community to filter cyclops इन ऑल द अफेक्टेड विलेजेस। हमें कम्युनिटी के लोगों को एडवाइस करना है कि जो भी वाटर सोर्सेज है जहाँ से वो वाटर का यूज करते हैं फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, उस वाटर को पहले उन्हें एक साफ नायलॉन मेश या फिर किसी डबल लेयर क्लॉथ से उसको अच्छे से फिल्टर करना है, और फिल्टर करने के बाद ही उस वाटर को उन्हें बॉईल करके यूज करना। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट एडवाइस है फॉर द कम्युनिटी पीपल, बिकॉज जो डिजीज का ट्रांसमिशन होता है वो मेनली कंटामिनेटेड वाटर के यूज करने से होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है जिससे कि जो साइक्लोप्स है उन साइक्लोप्स को हम अच्छे से फिल्टर कर लें। फिल्टर करने के बाद आफ्टर द फिल्ट्रेशन जो वाटर का यूज करेंगे तो सम हाउ दिस डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड। देन और जितने भी स्टेप वेल को कन्वर्ट करके वेल में कन्वर्ट करना, ताकि जो स्टेप्स हट जाए, ताकि जो कंटामिनेशन है, अगर इन्फेक्टेड स्टेप्स होंगी नहीं वहाँ पे और इन्फेक्टेड इंडिविजुअल उस पानी तक ही नहीं पहुंचेगा, तो शायद वो कंटामिनेशन को हम रोक सकते हैं। तो स्टेप वेल को वहां से हटाना है, और जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है कम्युनिटी के अंदर उनको एडवाइस करना है कि वो कंटामिनेटेड वाटर में ना जाए, जिससे कि जो वाटर सोर्सेज वहां तक ना जाए, जिससे कि जो कंटामिनेशन है वाटर का वो हम प्रिवेंट कर सकें।
The next strategy was provision and maintaining of safe drinking water supply on the priority of Guinea worm endemic villages. It was done by Rajiv Gandhi National Drinking वाटर सप्लाई मिशन, और उस प्रोग्राम के साथ कोलैबोरेशन करके ऐसे एरिया जहाँ पे गिनी वर्म की केसेस ज़्यादा हैं उन एरियाज के अंदर कम्युनिटी के लोगों को सेफ वाटर सप्लाई प्रोवाइड करना था। द नेक्स्ट ट्रेनिंग ऑफ मैन पावर डेवलपमेंट, और जो मैन पावर है उसको ट्रेनिंग देनी रिगार्डिंग सर्च ऑपरेशन एंड रिगार्डिंग हेल्थ एजुकेशन। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो स्ट्रेटेजी वो है IC एक्टिविटी इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन। वी हैव टू प्रोवाइड द हेल्थ एजुकेशन टू द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी। जैसा कि जब इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया तो खासकर जो IC एक्टिविटीज़ है उनका मेनली रूरल एरियाज के अंदर एंडेमिक स्टेट में काफ़ी ज़्यादा उसका एडवर्टाइजमेंट हुआ और उससे काफ़ी केसेस, उसके बाद में जो नंबर ऑफ केसेस थे उसमें जो रिडक्शन है वो स्टार्ट हुआ। So it was all about the strategies of Guinea worm eradication program. Next, achievement of Guinea worm eradication program. At the beginning of the program in 1984, there were around 39,792 cases in 12,840 villages of 89 districts. And during April 1999, 7 independent evaluation of Guinea worm eradication program was conducted by independent expert. The result validated the zero Guinea worm status in India. In February 2000, on the basis of ICT report, India was declared as Guinea worm disease-free country by WHO. और जो इंडिया में जो लास्ट केस रिपोर्ट हुआ था, it was on 6th July 1996. It was reported in Jodhpur district of Rajasthan, and the name of the person was Bhavar Ram, and he was 25-year old. और जो भवर राम के फादर, सिस्टर और ब्रदर, they had also Guinea worm disease. His father was infected with Guinea worm in 1995. So it was all about the Guinea worm eradication program. So today we discuss some important definitions of community that was important for the understanding of a national health program. Then we discuss the definition and disease transmission of Guinea worm disease. Then global scenario. After that, we discuss regarding introduction of Guinea worm disease, then objectives, then strategies of Guinea worm disease eradication program, then achievement of Guinea worm eradication program. So it was all about the Guinea worm eradication program. Thank you so much.